हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आप सबका शुक्रिया अदा करके। इस बार के बजट के दिन आप सब ने एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर पूरा भरोसा किया और बजट को देखने और समझने के लिए हमें चुना। तभी तो आवाज बजट पर मार्केट के दौरान अपने प्रतियोगी चैनल से 5 गुना बड़ा रहा। बजट भाषण के दौरान हमें दूसरे चैनल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा दर्शकों ने देखा। आवाज पर अपना भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इसी के साथ आते हैं आज के मुद्दे पर। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इन चंद दिनों में उन्होंने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 7 मुस्लिम देशों पर बैन कर दिया है, अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों में कारखाने बनाने पर चेतावनी दी है और रोज अपने ट्वीट और बयानों से नए नए विवाद खड़े कर देते हैं। और अब अमेरिका में ग्रीन कार्ड को आधा करने का प्रस्ताव सामने आया है, जिसका समर्थन ट्रंप सरकार करती है। इसके पहले H-1B वीजा पर नियम कड़े करने की बात सामने आई। इन दोनों बातों का सीधा असर अमेरिका में बसे भारतीयों पर पड़ेगा। उनका अमेरिकी सपना मुश्किल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद पर ट्रंप के बयान हमारे हित में हो सकते हैं। तो ट्रंप हमारा दोस्त है या विरोधी, और ट्रंप से कैसे जूझे भारत की सरकार, इस सब पर आज हम खास चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू, जनपैक के फाउंडर प्रमोद भसीन, सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन, आरएसएस के विचारक रतन शारदा और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा से भी बात होगी आज की पूरी इस चर्चा में। आपका रिव्यू हम जानना चाहते हैं कि ट्रंप राज में भारत को फायदा है या नुकसान। आप क्या सोचते हैं, बताइए हमें ट्विटर पर CNBC_आवाज हमारा ट्विटर हैंडल है, या SMS भी आप कर सकते हैं 51818 पर। सबसे पहले बात करेंगे विवेक काटजू जी से। विवेक काटजू जी, ट्रंप पर भारत ने अब तक कुछ खास अपना रुख साफ नहीं किया है। हम बहुत छोटे लेवल पर या बहुत ही सीमित दायरे में उनसे इंटरैक्शन कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है और 2 बार बातें हुई हैं, लेकिन कोई सीधा एंगेजमेंट नहीं हुआ है। आगे किस तरह का रास्ता आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि जो भी रुख अभी तक सरकार ने अपनाया है वो राजनयिक रूप से बिल्कुल उचित है। हमें इस वक्त कोई भी ट्रंप के स्टेप्स पर बयानबाजी करने से रुकना चाहिए। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी शुरुआती हफ्तों में है और जो भी कदम ट्रंप ने उठाए हैं, अब हो सकता है उनमें बाद में कुछ तब्दीली आए जब ट्रंप का अनुभव दुनिया के बारे में राजनीतिक रूप से बढ़े। तो इन शुरुआती हफ्तों में कोई टिप्पणी करने की हमें जरूरत नहीं है। हां, ये संकेत डिप्लोमैटिक लेवल पर डिप्लोमैट्स के जरिए दिया जा सकता है कि हम अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए हमेशा हमें करेंगे, हम स्टेप्स लेंगे। और दूसरा कि इस्लामिक या मुस्लिम समुदाय में विश्व में, और हमें ये याद रखना है कि हमारे वहां विश्व के बहुत बड़ा हिस्सा है, एक मुसलमान यानी मुस्लिम फेथ के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है, कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे लगे कि इस्लाम बहैसियत एक धर्म के, एक मजहब के टारगेट हो रहा है। इसके अलावा, और ये भी डिप्लोमैटिक लेवल पर डिप्लोमैट्स के जरिए प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में कहा जा सकता है, लेकिन उसके आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। जफर इस्लाम जी, इस पर आपका क्यों व्यू है? क्योंकि क्या व्यू है कि जो बात विवेक काटजू जी ने छेड़ी है, 17 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और ट्रंप का जो इमिग्रेशन बैन है, और सीधे हम बड़े मुद्दे पर आ रहे हैं, उसे मुस्लिम बैन बताया जा रहा है। कई देशों ने और कई देशों के नेताओं ने इस पर टिप्पणी की है, इसे गलत बताया है, इसकी निंदा की है। भारत को क्या मौन रहना चाहिए इस वक्त? देखिए, ये अमेरिका की पॉलिसी है और जाहिर है पॉलिसी किसी एक खास वजह से है। उन्होंने मुस्लिम को बैन नहीं किया, बल्कि किसी कंट्रीज के लोगों को बैन किया फॉर टेम्पररी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस पूरी दुनिया को मालूम है कि टेररिज्म है। टेररिज्म से कहीं ना कहीं अमेरिका भी पीड़ित है और भारत भी पीड़ित है। ऐसे में कई दुनिया के कई और भी कंट्रीज है जो टेररिज्म की वजह से पीड़ित है। उसमें अगर किसी कंट्री को अपने
कंट्री के फायदे इसमें हित में अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जो कि कहीं शायद किसी दूसरे स्पेक्टिकल से देखा जाए तो गलत लगता हो, लेकिन उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट से अगर वो सही लगता हो तो उसको भारत को या दुनिया के दूसरे देशों को जो इससे जूझ रहा है उनको समझ में आता होगा। लेकिन ऐसे में टिप्पणी नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और करे किसी को अगर करना है तो उसके बारे में मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत समझता है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक अच्छा रिश्ता है, और इसके साफ साफ अगर आप देखें तो इसके जो टेस्टिमनी सही टेस्टिमनी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सबसे पहले जब बने वो राष्ट्रपति, उसके बाद से कुछ दुनिया के कुछ कंट्री के प्रीमियर को फोन किया, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने फोन किया। उस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक अच्छा रिश्ता है, और उस अच्छे रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें कहीं न कहीं आपको लगता होगा, जैसे उन्होंने कहा H-1B वीजा, जो कि थोड़ा सा जहां पर इश्यूज लगता है कि हमारे IT सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा हो। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री को हमारे फायदा होगा। इस तरह वो अपने इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन लेते होंगे तो उनका नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कोई ऐसा इश्यू है और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं जहां अगर हम इम्पैक्ट हो रहे तो हमारी कंट्री में एक तरीका है जिस तरह से हम एंगेज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे कर भी रहे हैं H-1 वीजा के बारे में जो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबका समाधान निकलेगा। लेकिन रिलेशनशिप वाइज और इस सब पर हम आते हैं, डिटेल में आते हैं इनफैक्ट। लेकिन जो बट इसको सिर्फ इतना कहता हूं कि हमें अब हमारा रिश्ता अच्छा है, हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, हम दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं। टेररिज्म इस बात को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। शिवकांत शर्मा जी, जो जफर इस्लाम कह रहे हैं उसका जो मूल मैं समझ रही हूँ कि हमारे साथ अच्छे हैं, हमको इसमें फोकस करना चाहिए, फिर बाकी वो दुनिया में जो करे वो गलत है सही है, हम उसमें क्यों पड़े। हमारे साथ तो फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या ये रुख भारत जैसे देश के लिए सही है? देखिए, अगर कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए तो और बिल्ली सोचे कि चली जाएगी तो उससे तो बिल्ली जाने वाली नहीं है। जिस तरह की नीतियां अभी तो उनके देश में ही उनकी नीतियां समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कुछ देर पहले बात हो रही थी कि 7 देशों के जो आप्रवासी हैं या शरणार्थी हैं उनको बैन करने का फैसला है, वो आतंकवाद को रोकने के लिए है या उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए है, ये भगवान ही जानता है, क्योंकि सारा जस्टिस सिस्टम उनके खिलाफ है। वो तो जजों से लड़ रहे हैं, अपनी न्यायपालिका से लड़ रहे हैं। जिस नील गोरसच को उन्होंने कुछ दिन पहले नामजद किया था वो भी इतने एम्बैरस हो गए हैं कि उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये इस तरह की लड़ाई ठीक नहीं है। रही बात जो H-1B वीजा की या वहां जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनकी संख्या आधे करने की, सीधी सीधी टकराहट है। वो चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये है अमेरिका के अंदर जो रोजगार हैं वो बाहरी विदेशी कंपनियों के चाहे निवेश से जा रहे हों या सीधे जा रहे हों, उसको वो रोकना चाहते हैं। भारत जो है मेक इन इंडिया की पॉलिसी लेकर चलना चाहता है, तो दोनों पॉलिसियां अपने आप में सीधी टक्कर है दोनों में, तो दोनों बैठकर जब तक बात नहीं करेंगे इसका हल नहीं निकलेगा। तो ये तो टकराहट की तरफ जा ही रहा है। आप आंख बंद करके बैठे रहें, कुछ न बोले, तब भी टकराहट की तरफ जा रहा है। अच्छा, उनको खुद ही मालूम नहीं है, वो एक CEO की तरह से या पता नहीं किस तरह से वो इस वक्त देश को चला रहे हैं, वरना उन्हीं के देश की, देखिए वो सर्विस इंडस्ट्री है, उनको पता नहीं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि 77% अर्थव्यवस्था अमेरिका की सर्विस इंडस्ट्री में है, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा उनका IT इंडस्ट्री है, सिलिकॉन वैली में है। उसकी 123 कंपनियों के मैं H-1B और IT इंडस्ट्री पर डिटेल में आना चाहती हूँ, लेकिन उस पहले पॉइंट पर हम आते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें निकल कर आ रही है सुशांत सरीन। एक है कि जो ट्रंप की आइडियोलॉजी है उस पर एक रिएक्शन आया है, और दूसरे है जो उनके बिजनेस करने का तरीका है उस पर एक रिएक्शन है। दोनों के अलग अलग मायने हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, और भारत के लिए भी अलग मायने हैं। हमें कैसे डील करना चाहिए? देखिए, हमको पहली चीज तो ये याद रखनी चाहिए, वो भारत के राष्ट्रपति नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो जो कुछ करेंगे अपनी नीतियों के तहत, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और अपने देश के लिए करेंगे, वो उनकी प्राथमिकता होगी, जैसे कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे रहे
प्रधानमंत्री और कई सारे ऐसे नेता रहे जिनको चीन की और रूस की और इस तमाम दुनिया की ज्यादा फिक्र थी, लेकिन भारत को कैसे समृद्ध बनाया जाए, भारत में कैसे जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, वो उनकी प्राथमिकता नहीं थी। तो वैसे ही अमेरिका में भी शायद कुछ इस तरीके के लोग होंगे, वो ट्रंप उसको बदलना चाहते हैं। ठीक बदल रहे हैं, गलत बदल रहे हैं, ये एक दूसरा विषय है, लेकिन पहली चीज हमारे को ये याद रखनी चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दूसरी चीज ये कि कोई भी जब आप नीति एक लेकर के आते हैं, और ये भी मेरे ख्याल शायद हमारे समझने में थोड़ी कमी है कि वो जो कोर्ट्स ने हस्तक्षेप किया है वो एक पहलू के ऊपर किया है, बाकी जो अमरीकी प्रशासन है ये उसकी कॉम्पिटेंस है, वो किसको वीजा देता है और किसको नहीं देता। वीजा देना या किसी को संरक्षण देना ये अधिकार नहीं है किसी का, ये अगर किसी को दे दिया जाए तो बेहतर है, अगर ना दिया जाए तो वो उस पर कोर्ट में नहीं जा सकता। प्रॉब्लम वहां पर सिर्फ ये हुई थी कि बहुत सारे लोग जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे और जिनको इजाजत थी या परमानेंट रेजिडेंसी थी, उनके ऊपर एक ब्यूरोक्रेटिक बंगल के तहत या एक पॉलिटिकल बंगल या मैसेजिंग के करके रोक लगा था, जिसके ऊपर कोर्ट्स ने हस्तक्षेप किया। ये शायद आगे भी चल के होते रहेगा, तो उस चीज को थोड़ा सा अलग करके देखना चाहिए। भारत का जहां तक सवाल है, हमको ये मान लेना चाहिए कि ट्रंप जो कुछ करेंगे वो अपने देश के लिए करेंगे। उसमें कई नीतियां ऐसी होंगी जो भारत के साथ मेल खाएंगी और भारत के हित में होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो शायद नहीं होंगी। मेरा शायद मानना यह है कि सामरिक तौर पर हमारी एक कन्वर्जेंस जरूर होगी, आर्थिक तौर पर एक पॉसिबिलिटी है कि एक डाइवर्जेंस हो। अब उसको हम कैसे हैंडल करते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। एक और चीज मैं बता दूं कि भारत जो ट्रंप सरकार ने बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बात की है, उसमें अगर किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो उनकी बातचीत थी उसमें कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तो वो नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी बातचीत थी उसमें नहीं हुई। उससे अगर देखा जाए तो जो फ्रांस के या ऑस्ट्रेलिया या बाकी जो कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों से हुई वो एक तलखी रही। तो एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि उनके कई सीनियर अधिकारी जो हैं, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में, वैसे तो बड़े कम लोग अभी तक नियुक्त हुए हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2 बारी मिल चुके हैं उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, और एक तालमेल बैठ रहा है। अब वो कितना कारगर साबित होता है या कितनी आगे उसकी हमारे सामरिक तौर पर हमको उसका असर पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि कहीं पर डाइवर्जेंस होगी, कहीं पे कन्वर्जेंस होगी। जहां पर डाइवर्जेंस होगी, भारत कोई ऐसा छोटा मोटा देश भी नहीं है, हमारे पास और विकल्प होंगे और हमारे को वो ढूंढने पड़ेंगे। जहां पर कन्वर्जेंस होगी वहां पर बेहतर है। ओके, इसको प्रमोद भसीन जी आप कैसे देखते हैं? और अब आते हैं H1B वीजा के मसले पर और आईटी सेक्टर के मसले पर। ग्रीन कार्ड 10 लाख प्रति वर्ष से 5 लाख प्रति वर्ष करने का एक बिल पेश किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप सरकार इसके पक्ष में हो सकती है। किस तरह का असर उन सारे भारतीय लोगों का जो अमेरिका में बसे हुए हैं? जी देखिए जी, तमन्ना जी, 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। मैं बाकियों को सुन रहा था बड़े ध्यान से। पहली बात तो यह है कि अगर हम सोचते हैं ये बिजनेस एज यूजुअल है और ये प्रेसिडेंट हैं तो हम इनकी बातें सुनते रहें, ये बिल्कुल गलत ओपिनियन है हमारा। ये बिजनेस एज यूजुअल बिल्कुल नहीं है। इन्होंने उल्टा कर दिया है सारा हिसाब। मैक्सिको के साथ देखिए, पुराने दोस्तों के साथ देखिए, कनाडा के साथ देखिए, यूरोप के साथ देखिए, और वो क्या कर रहे हैं नेटो के साथ, नाफ्टा के साथ। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ये हम आंखें बंद करके अपना ध्यान करें, ये हम मेरे ख्याल से ये गलत चीज है। अब आप पूछ रहे थे वीजा के बारे में और ये असर क्या होगा इंडियंस के बारे में। देखिए वहां बड़ी नर्वसनेस है। H1B वीजाज की जो चर्चा हो रही है और जो ग्रीन कार्ड की चर्चा हो रही है, मैं 2-3 फैक्ट्स देना चाहता हूं आपको। ये बिल्कुल मिसगाइडेड पॉलिसीज हैं और हमें समझ भी नहीं आ रही, और जो अमेरिकन कंजर्वेटिव थिंक टैंक्स हैं वो भी कह चुके हैं। अब अमेरिका में 50% PhDs फॉरेन नेशनल्स हैं।
ये गूगल जो शुरू हुई है, स्काइप जो शुरू हुई है, ये सारी कंपनीज इमिग्रेंट से शुरू हुई है जी। जो बड़े बड़े तेज चालाक इमिग्रेंट से, इंडियंस जो बैठे हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, गूगल पे, वो इंडिया से गए थे, वहां पढ़ाई की, वहां ग्रीन कार्ड होल्डर्स बने, वहां उन्होंने कंपनीज खोली, बड़े जॉब्स क्रिएट किए हैं, उन्होंने सारी दुनिया में इन्होंने जॉब्स और इंडस्ट्रीज खड़ी की है। तो अगर इनको बंद करेंगे तो ये तो अमेरिका की जो पुरानी ट्रेडिशन है उसी को उल्टा कर रहे हैं, और अमेरिका में बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी इसके बारे में। दूसरी चीज, ये H1B वीजा क्यों चला था? ये इसलिए चला था कि अमेरिका में टेक्निकल हेल्प के लिए स्किल्स की भी बहुत कमी है जी। ये आप डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर नंबर्स निकाल चुकी है कि वहां 24 लाख जॉब्स की कमी, स्किल्ड लोगों की कमी होगी 218 तक, जिसमें ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, और इसीलिए H1B वीजा उन्होंने शुरू किया था। नहीं तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, एक उसमें मेडल करेंगे, ये अमेरिकन कंपनीज को ही। इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वहां पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स कम कर रहे हैं, हमें क्यों कंसर्न होना चाहिए? अगर वहां पर H1B वीजाज वो कम कर रहे हैं, हमें क्यों कंसर्न होना चाहिए? ग्रीन कार्ड होल्डर से हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए जी। ग्रीन कार्ड होल्डर से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके असर हमारे ऊपर इतना बड़ा नहीं होगा। हाँ, कल्चरली बड़ा होएगा, बड़ी इच्छा है लोगों की, बड़े इंडियंस बैठे हैं यहाँ, फैमिलीज बैठी हैं जो जाना चाह रही हैं, जो प्लान्स बना रही है, उन पे असर होएगा। पर ओवरऑल इंडिया बहुत बड़ा देश है, इस पे ज्यादा असर नहीं। H1B का जरूर हो सकता है जी। हमारा जो IT सेक्टर है, आपको एक चीज भी, एक और फैक्ट दे सकता हूं, पिछले 5 साल में 25% जो नई एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई है वो IT सेक्टर से शुरू हुई है। तो ये H1B वीजा और इन वीजा से कमी करके IT सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ की स्लो डाउन हो सकती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो IT सेक्टर है बड़ा रोबस्ट है, बड़ा एजाइल है, बदलाव कर लेगा जी। वी विल चेंज आवर बिजनेस मॉडल्स, हम लोग चेंज कर लेंगे, तो हमें लॉन्ग टर्म असर इतना नहीं होएगा। लेकिन जो ट्रंप जो कर रहे हैं इज वेरी डिसरप्टिव जी। ये हमें मरूर मानना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं वो प्रेसिडेंट है, वो चली जा रहे हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिसरप्टिव व्हाट इज रतन शारदा जी, आपका क्या व्यू है इस पूरे मुद्दे पर? एक और हमारे कॉलीग बोल रहे थे जी रतन शारदा जी, आई कम बैक टू यू फजीन साहब। रतन शारदा जी, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, 2-3 कंटेंशियस पॉइंट है इस वक्त जो दुनिया भर में बात हो रही है। ट्रंप का जो सबसे विवादित फैसला अब तक है, 7 देशों पर उन्होंने बैन किया, और सिर्फ शरणार्थियों पर नहीं, वहां से जो भी आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, उन पर उन्होंने बैन लगाया। उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो परमानेंट रेजिडेंस वीजा होल्डर्स भी थे, ये कोर्ट में उनके चल रहा है। क्या इस पर भारत को व्यू रखना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हमारा मसला नहीं है भाई, तुम जो करो सो करो? देखिए जी, तमन्ना जी, थैंक्स, मुझे फाइनली मौका दिया आपने। तो पहली बात यह है कि जो भी अमेरिका की नीति है रिफ्यूजीज के बारे में, उसके बारे में हमारा मत होना स्वाभाविक है, मत हो सकता है। लेकिन सारी दुनिया को मॉरलिटी का पाठ पढ़ाने का ठेका जो हमने लिया था इतने साल, वो नेहरूवियन थॉट, वो अब नहीं चल सकता। कोई भी विदेश नीति अपने स्वार्थ पे चलती है। वो हमारा स्वार्थ होगा, वो अमेरिका का स्वार्थ होगा। अगर अमेरिका का स्वार्थ है तो H1B के वीजा भी मिलेंगे, ग्रीन कार्ड भी मिलेंगे। अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो उसके लिए मना भी करेंगे। हमें अपने देश की इकोनॉमी, हमें अपने देश की विदेश नीति अपने प्रकार से चलानी है। जिस प्रकार की भाषा नेहरूवियन थॉट वाले लोग यहाँ बैठे हैं, यानी बिल्ली और कबूतर की बात कर रहे हैं, ना तो भारत कबूतर है, ना अमेरिका बिल्ली है। भारत के इंजीनियरों ने खूब फायदा उठाया जब ये जरूरत निकली। हमारे लोग वहां साइबर कुली बनकर गए, सस्ते में लेबर मिला, उन्होंने अपने घर संवारे, उनके अपने परिवार संवारे, हमारे देश के अंदर उनकी इच्छा बढ़ी। इतना ही नहीं, तो वहां पर जाके उन्होंने जो भारत को इज्जत दिलाई एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के नाते, वो भी भारत के लिए बहुत अच्छा एसेट रहा। लेकिन समय बदलता है। आज ना तो हम साइबर कुली रह सकते हैं, ना हमें रहने की आवश्यकता है। हम प्रोडक्ट बनाएं, हम वैल्यू एडेड सर्विसेज दें। अगर किसी को लगता है भारत में अच्छे इंजीनियर बल्कि काम हो सकता है, लोग भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो दरवाजा हमेशा खुला रखें। देखिए, अमेरिका बांग्लादेश तो है नहीं कि भारत ने रास्ता खुला कर दिया, 30-40 साल से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, हम उनको राशन कार्ड दे रहे हैं। अमेरिका ऐसा नहीं करने वाला। और जहां तक H1B1 वीजा की बात है, ये अगर पिटीशन आपको ख्याल होगा, ये सितंबर 2016 में डेमोक्रेटिक सेनेटर लाए थे।
वीजा आधा करने का, अगर हम यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात कर सकते हैं भारत में, तो क्या वो अपने आप मेक इन यूएस से बात नहीं कर सकते? हो सकता है फेल हो, क्योंकि आज उनके पास अच्छे क्वालिफाइड स्किल्ड लोग कम हो गए हैं। ये सच्चाई है, वो उनको जब ध्यान में आएगी तो उसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन किसी देश की नीति को हम यहाँ बैठ के आदर्शवादी ढोंग की बात करें, कुवैत ने 5 देशों को मना किया, क्या हम उसको क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया ने 34,000 पाकिस्तानियों को देश से निकाल दिया, उसको हम क्या कहेंगे? हर देश अपनी संप्रभुता, अपने स्वार्थ और अपनी शक्ति और अपनी सुरक्षा का विचार करता है, जो उसको चित लगता करता है। अगर लिबरली माने तो ओबामा लिबरल थे। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने लोगों को उन्होंने मारा, जब वो बने तो उन्होंने कहा था मैं सैनिक वापस लूंगा। जितनी बम्बार्डमेंट में ओबामा के जमाने में लोग मरे, उतने तो अभी भी नहीं मरे। नहीं, ओबामा और ट्रंप में फर्क है इतना तो आप मानेंगे रतन शारदा जी? प्रति उसके राष्ट्रपति के ओबामा बारे और में ट्रंप में फर्क सही नहीं है तो आप मानेंगे? पर फर्क, मैं वही कह रहा हूं, आप लिबरल बात कर, देखिए तमन्ना जी, आपने बात की लिबरलिज्म की, मिडिल ईस्ट को उन्होंने धुआंधार बमबारी से धो डाला। आपने लिबरलिज्म की बात की, डेमोक्रेट सेनेटर लोग H1B वीजा रोकने के लिए आए हैं। तो अमेरिका का अपना निहित स्वार्थ है जो सही है उनके देश के लिए, उनका एक आदर्श, उनका देश के लिए जो उचित होगा वो डेमोक्रेट होगा, रिपब्लिकन होगा, करेगा। मेरा ही कहना है, खाली ऊपर की इमेज पे न जाए। जैसे मैंने कहा, अगर उनको लगा है कदम गलत चल रहा है, उनका हक बनता है। देखिए अल्टीमेटली अच्छे शब्द में कहा जाए कि अच्छे बनिया है यूएस, जहां उसका स्वार्थ होता है वहां जाता है। चाइना के साथ दोस्ती की, जानते हुए कि कम्युनिज्म में बहुत ऑपरेशन हुआ है, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी के भाषण दिए गए, लेकिन बाद में चाइना के साथ अच्छा चल रहा है उनका मार्केट। अब उनकी मजबूरी है तो मार्केट रोकेंगे, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंस चल रहा है अमेरिका का। वो डेफिसिट कैसे रोके, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ट्रंप तो ये सारी चीजों को बिजनेसमैन प्रेसिडेंट है, ट्रंप क्या से देखें, हम एक बिजनेसमैन नैरो राजनीतिक एंगल से ना देखें। अच्छा, नेहरूवियन जो आपने टिप्पणी की शिवकांत शर्मा जी के बाद, शिवकांत शर्मा जी आप वो बिजनेसमैन प्रेसिडेंट बने, उनको लोगों ने नहीं माना। क्या बोले जा अगर रहे आप हैं, देखें, कोई नेहरूवियन नहीं है, कोई तमन्ना जी, मुझे कम समय मिला, एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह नहीं, आप अगर उनको कबूतर बिल्ली की बातें करेंगे शोभा नहीं देता। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वो कैसे रोक सकते हैं, उनका देश है, उनको लगता है कि अभी ये सुरक्षा के लिए रोकना है, हम कैसे रोक? नहीं, शोभा नहीं देता मतलब अमेरिकी मीडिया तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है, हम क्यों मतलब इसमें रोल बैक करें? जी जी जी, हम उसमें शामिल हो जाए। मुझे लगता है शिवकांत शर्मा को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। एक मिनट देखिए, पेटीएम यहाँ रतन शारदा जी, एक मिनट, आपने कई सारी बातें बोली, उसका आपने शिवकांत शर्मा के कमेंट पर स्पेसिफिक टिप्पणी की, उनको जवाब देने का मौका दीजिए और फिर हम और पार्टिसिपेंट निकाल जाएंगे। देखिए तमन्ना जी, कबूतर और बिल्ली एक रूपक है। कबूतर, न मैं किसी को कबूतर कह रहा हूं न किसी को बिल्ली कह रहा हूं, इसलिए भाषा बाल की खाल निकालने में कोई फायदा नहीं है। बात बिल्कुल सीधी सीधी है, जो पहले भी कही गई थी कि हम आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते। कमजोर बता रहे कबूतर बदली हुई नीतियों की बात करने की बात सुनिए पहले। अच्छा, दूसरी बात यह है, आप तुलना कर रहे हैं, आप चने और पहाड़ की तुलना कर रहे हैं। कहाँ कुवैत, कहाँ सऊदी अरबिया, कहाँ अमेरिका? कमजोर नहीं है, ये मेरा कहना है। में जिस तरह की नीतियां ये चला रहे हैं, अमेरिका की जो 500 बड़ी कंपनियां हैं, 500 बड़ी कंपनियों में से 200 बड़ी कंपनियां इमिग्रेंट्स ने लगाई हैं वहां पर। उन 200 बड़ी कंपनियों की कुल जो उत्पादकता है वो $4.3 ट्रिलियन। वातावरण मिला सर, इस तरह की नीतियां चलाएंगे तो ये अपनी इकोनॉमी का भट्टा बिठाएंगे। इनकी इकोनॉमी दुनिया की 20% अजय बग्गा ने अब तक एक कमेंट नहीं दिया। इस डिबेट को हम और ओपन करें उसके पहले अजय बग्गा जी का एक कमेंट तो हम सुन लीजिए। अजय बग्गा का एक कमेंट हम सुन लेते हैं। अजय बग्गा जी, मार्केट्स में हमारी जो टेक कंपनियां हैं वो काफी दिनों तक गिर रही थी इस H1B वीजा वगैरह के बातों के बाद। ये डर है कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी डॉलर और मजबूत होगा, वहां के फेड के रेट्स बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप करते हैं उसका असर हम पर नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, असर जरूर पड़ता है। और सब वक्ताओं ने अच्छा बोला। मैं यही कहूंगा, थोड़ा मुद्दे पे रहते हैं। अब 90s में प्रमोद साहब ने, जब बीपीओ इन्वेंट भी नहीं हुआ था, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी आउटसोर्सिंग की, बीपीओ की। हम इनके लिए काम करते थे जब लोगों ने सोचा ही नहीं था, तो वो भारत का इनोवेशन था। रतन शारदा से मैं एग्री नहीं करूंगा कि हमारे यहाँ इनोवेशन का कल्चर नहीं है। अब क्या इम्पैक्ट आता है, ये हम बोली जा रहे हैं, हवा खड़ा कर रहे हैं। अरे हर साल वो H1B का एक बिल आता है, हर साल 20 से ज्यादा बिल पड़े हुए हैं यूएस कांग्रेस में H1B के मॉडिफिकेशन के, वो कभी पारित नहीं होते हैं। लेकिन ये ट्रंप है,
ये ऐसी चीजें कर रहे हैं जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी। बट जैसे प्रमोद जी ने भी बोला, 24 लाख अगर आपके पास इंजीनियर्स नहीं है, आप कैसे करेंगे? अब मार्केट ने क्या इसको ऑलरेडी डिस्काउंट किया है बहुत हद तक, क्योंकि अगर आप देखें 85,000 अभी H1B वीजा चल रहे हैं, औसतन हम $70,000 उनको पे कर रहे हैं। अगर आपको कल उनको $1,30,000 देना पड़े, आप नहीं कर सकते। 10 बिलियन की कंपनी है इन्फोसिस, उसके 33,000 लोग H1B पे बैठे हैं जो $80,000 पे हैं। अगर आप उनको 1,30,000 देते हैं, 10 बिलियन की कंपनी का घाटा 1.7 बिलियन बनता है। तमन्ना, तो ये मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है H1B का, ना ये हो सकता है। क्या होगा अगर ये लेके भी आएंगे? 3 चीजें आप करेंगे। या तो आप क्लाइंट के पास जाएंगे, भाई आप इसकी भरपाई करिए। दूसरा, आप क्लाइंट को बोलेंगे कि आप इनको हायर करिए और ये हमारे लिए काम करेंगे। आप लोकल अमेरिकन कंपनी है, आप तो 60,000 पे हायर कर सकते हैं, आप हायर करिए। तीसरा, आप कहेंगे मैं ऑनशोर नहीं करूंगा, 20% है ऑनशोर काम, 80% ऑफशोर है। मैं कहूंगा डिजिटल से काम करेंगे, चेन्नई में बिठाएंगे, गुड़गांव में बिठाएंगे। अजय बग्गा जी, जो रतन शारदा ने उठाया है कि कब तक भारतीय इंजीनियर यहाँ के IIT में पढ़े हुए, जिसकी सब्सिडी भारत का टैक्स पेयर देता है, अमेरिका में जाकर स्लेव रेट्स पर काम करेगा? ये टिपिकल इनका बहुत पुराना सोच है। 100 बिलियन से ज्यादा आप कमा रहे हैं पूरा। एक मिनट, मुझे खत्म करने दीजिए सर, मुझे खत्म करने दीजिए, मैं फैक्ट्स बोल रहा हूं। $100 बिलियन आप कमा रहे हैं आईटी सर्विसेज से, वही इंजीनियर से। अगर आपने नहीं बनाया होता सब प्राइमरी स्कूल, हम सब कुली बने होते, बोझा ढो रहे होते। क्योंकि आपने इंजीनियर बनाए, 100 बिलियन आप कमा रहे हैं आज। वो पूरा जो भारत का तेल इंपोर्ट होता है वो आईटी सर्विसेज से आ रहा है। $70 बिलियन आपका रेमिटेंस आ रहा है, फ्लोस, जो भारतीय बाहर हैं। 25 मिलियन NRI जो भारतीय हैं, वो क्यों गए हैं? आपको ये भी देखना है कि इतने जॉब्स यहां उपलब्ध हैं कि नहीं। दूसरा, ठीक है हम कहते हैं देश का हानि हो गया, बट देश को $170 बिलियन साल के मिल रहे हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 1% क्यों है? क्योंकि आईटी सर्विसेज है जो प्रमोद भसीन जैसे लोगों ने 90s में शुरू किया, और क्योंकि आपके रेमिटेंस आ रहे हैं। प्रमोद भसीन जी, यही H1B वीजा वाले आप तमन्ना जी, मैं 1-2 पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा प्लीज। रतन शारदा जी, इंटरप्शन चाहूंगा, जस्ट स्मॉल। 1 मिनट। पहली बात नहीं जी, मैंने एक मिनट मैंने पहली बात मैं कहूं, मैंने इनोवेशन नहीं होता नहीं कहा। मैंने कहा पेटीएम का इनोवेशन हुआ, उसको पैसे भारतीय उद्योग ने नहीं दिए, उसको पैसे बाहर से आए। इसका मतलब इनोवेशन को रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरी बात है, हमारे जो वहां लोग गए जिन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने तरक्की की और उनका कंट्रीब्यूशन मना किया ही नहीं। मैंने सबसे पहले कहा कि उसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो उत्तम हुआ। अगर यहाँ अच्छी कंडीशन होगी, अमेरिका में बिगड़ेंगी, तो यहाँ आके उद्योग करेंगे। जी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है, आईटी सेक्टर भी आ रहा है। सवाल है कि क्या एक सुंदर पिचाई, क्या एक सत्या नडेला, क्या एक इंदिरा नूई, नहीं सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नूई को वही मौके मिलते हैं भारत में, इसलिए वो जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड छोड़ है। ओके प्रमोद, देखिए अगर आप बिल्कुल तो हमें मौका देना जी। देखिए हम आईटी सर्विसेज को अच्छी तरह जानते हैं। ये जो कमेंट्स जो आ रहे हैं, ये साइबर पुलिस, वो बिल्कुल मैं तो कहता हूं कमेंट्स आ रहे हैं इन लोगों से जिनको कोई ज्यादा समझ नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। अब ये इंडस्ट्री ने मेरी बीपीओ इंडस्ट्री, सर मैं आईटी का हूं, प्लीज आई बिलोंग टू आईटी इंडस्ट्री मिस्टर काम करते हैं। आई बिलोंग टू आईटी इंडस्ट्री। उनको बोलने दीजिए, रतन शारदा जी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। कैन आई फिनिश जी, Can I finish? प्लीज You please speak in your turn. चाहता हूँ, मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ। अच्छा ठीक है सर, आपको मेडल दे देंगे, आपको मेडल दे देंगे। आप वजीर साहब को बोलने दो। अरे कमाल है आप। ओके, नहीं कंटिन्यू प्लीज लेट मी फिनिश। हाँ, so these words of these words like cyber coolies etc. और slave wages are completely wrong. पता नहीं कहाँ से ये words क्यों चुने जा रहे हैं। लेकिन जो employment create की है इंडिया में, जो IT इंडस्ट्री में और किसी इंडस्ट्री ने नहीं क्रिएट की, लास्ट 20 साल में बड़ी इनोवेशन हो चुकी है, बड़ी फंडिंग हो चुकी है, बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो चुकी है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। और इससे आगे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जी, जो रिस्पेक्ट मिली है इंडिया को आईटी इंडस्ट्री के खातिर, काफी बड़ी रिस्पेक्ट मिली है। अब आप देख रहे हैं हमारे सीईओ सब जगह बैठे हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज ये हमें जरूर देखना पड़ेगा जी। देखिए अगर ट्रंप जो भी करते हैं प्रेसिडेंट से मानते हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं। कोई लॉजिक होना चाहिए।
कोई पैटर्न होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि हम सिर्फ देखते रहें कि वो क्या करेंगे, उनका जो बोलते हैं वो इग्नोर ही करें। ये प्रेसिडेंट हैं आफ्टर ऑल, प्रेसिडेंट को, यूएसए के प्रेसिडेंट को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं अजय जी, और हमारी बड़ी पुरानी चर्चा है, मैं मानता हूं कि बड़े बिल्स आए हुए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन आजकल जो उन्होंने ग्रीन कार्ड से शुरू किया है, जो ये वीजा बैन, जो ये कंट्रीज के अगेंस्ट किया है, देखिए ये अपने आप चैलेंज हो रहा है। तो अगर हम भी ध्यान से इसको देखें और अटेंशन पे करें, इससे हमारा बड़ा फायदा हो सकता है। वी विल हैव टू इंटरवीन। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? हम जरा प्लानिंग कर सकते हैं कि हम कैसे इंटरवेंशन करें, डिप्लोमेटिक चैनल से क्या बातें करें, ट्रंप जी से, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी हम क्या बातें करें, इंडस्ट्री क्या आज हमने शक्तिकांता दास और विकास स्वरूप से पूछा था कि H1B पर आप लोग क्या, भारत सरकार क्या बातें कर रही हैं यूएस की सरकार से। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। We continue to engage both members of the U.S. administration as well as members of the U.S. Congress on our interests and concerns pertaining to not just the H1B but other issues as well, and we remain vigilant as to what happens on this in future. We are also engaging simultaneously with all internal stakeholders in India. We do not make a knee-jerk reaction based on what is likely to happen. And I'm sure the government of India and the government of United States, there would be engagement. तो ये बहुत ही ऑफिशियल जवाब थे। जो सच में हो रहा है वो शायद बताएंगे भी नहीं। और विवेक काटजू जी, भारतीय कूटनीति का ये तरीका है जो हम बैक चैनल्स में करते हैं, हम उसको ट्वीट नहीं करते हैं। जो इस वक्त अमेरिका में हो रहा है और जिस तरह भारत अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर कंडक्ट करता है, वो बहुत अलग अलग तरीके हैं। उसमें क्या आप एक टुगेदरनेस देख रहे हैं या क्लैश देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो हमारा एक नीति रही है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, वो हर सरकार ने चलाई है, मोदी सरकार भी चला रही है और उचित रूप से चला रही है। और ये बिल्कुल शांति से, क्वाइटली, बिहाइंड क्लोज डोर्स बातचीत होती है। इसमें बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं है, कॉन्फिडेंस में होती है, जहां पे समझाया जाता है कि भाई हमारे हित क्या हैं। अमेरिकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने हितों के बारे में बोलते हैं, वो अपने प्रेसिडेंट की नीति के बारे में बताएंगे और फिर एक किस्म से एक कॉमन ग्राउंड या एक मिडिल ग्राउंड की खोज होती है कि दोनों के हित प्रोटेक्ट हों। अब मुश्किल ये है कि अगर ये बातें खुल के हों तो फिर दोनों को नुकसान होता है। और अभी तक जो भी विकास स्वरूप ने कहा वो सही है। मुझे लगता है कि हमारा जो वहां दूतावास है वॉशिंगटन में, वो इस वक्त बहुत ही एक्टिव होगा, वो सबसे बातचीत करता रहा होगा। हाँ, वो ये भी बताता होगा कि देखिए आप जो कदम उठाएं अपने हित में अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो बिल्कुल सही है, ये आपकी जो नीतियां हैं ये आपकी नीतियां हैं। जिस तरह हमारी नीतियां, भारत की नीतियां भारत की नीतियां होती हैं, लेकिन अमेरिका की जो शक्ति है उससे दुनिया पर असर पड़ता है। और अगर हमारे हितों में सामाजिक रूप से भी कोई अमेरिका के कदम से हमारे हितों को नुकसान पहुंचेगा तो हम उसको उनके सामने जरूर रखते हैं और रखना चाहिए। जैसे वीजा की बात है, इसमें एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी हम रखेंगे। जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी प्राइवेटली, कॉन्फिडेंशियली इनको बताना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसी भावना विश्व में नहीं उत्पन्न हो जहां पर जो इस्लामी देश हैं वो ये समझे कि उनको टारगेट किया जा रहा है बनिस्बत टेररिज्म के। इससे हमारे आसपास वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, हमारे पड़ोस में, अफगानिस्तान में जो एक अगर उथल पुथल होती है, अनरेस्ट होता है, तो उसका हमारे हितों पर असर पड़ता है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंशियल वार्तालाप डिप्लोमेटिक स्तर पर हमेशा जारी रहना चाहिए और रहता है। सुशांत, हमारे डिप्लोमेट इस मुद्दे पर आपका व्यू मैं जानना चाहूंगी। एक तो मैं जरा एक चीज की वजाहत कर दूं, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारी जो अमेरिकी कंपनियां बनी वो इमिग्रेंट्स ने बनाई, और लेकिन जो टॉप की 500 कंपनीज हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा कंपनियां हैं जो किसी सोमाली ने, यमनी ने या सुडानी ने या इस तरीके के जौन से देशों में प्रतिबंध लगे हैं, और वो भी सुरक्षा कारणों से लगे हैं।
और वो भी एक करके। और ये जो मुस्लिम बैन की बात हो रही है, मेरे ख्याल ये भी एक मिसनॉमर है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसमें जो एक चीज वहां पर जो अमेरिका में जो सो कॉल्ड सूडो लिबरल लॉबी है, वो जो बहुत ज्यादा उत्तेजित हुई थी कि आप क्रिश्चियंस को कैसे वीजा दे रहे हैं सीरिया में और मुसलमानों के ऊपर रोक लग रही है, वो इस करके था क्योंकि उन शरणार्थी कैंपों में जहां पर क्रिश्चियंस और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, उन कैंपों के में भी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी थी उसका दमन हो रहा था और उनको हरास किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल उसका एक रैशनल बनता था। उसी तरीके से जैसे कि भारत में एक नीति है कि अगर पाकिस्तान से या इस तरीके के देशों से जो हिंदू लोग हैं जिनकी एक रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है, अगर वो भारत में पलायन करते हैं तो उनको यहां पर संरक्षण देना चाहिए, सबके लिए दरवाजे नहीं खोले हुए। तो एक तो मेरे ख्याल ये वजाहत करनी जरूरी है। दूसरी चीज एक बार इस पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ और व्यूज भी जानना चाहती हूँ। तमन्ना एक शब्द मैं कह लूं, तमन्ना मुझे एक शब्द कहने का मौका बोलिए। नहीं, मैं मानता हूं कि जो हमारी नीति है पाकिस्तान के हिंदुओं को प्रेफरेंस देने की वीजा के मामले में और सिटीजनशिप के मामले में, ये बिल्कुल उचित है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी तरह जैसे यमन से अगर टेररिज्म हो रहा है तो यमन में अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो वो सही है, लेकिन एक माहौल उत्पन्न हो रहा है, जबकि वहां की जुडिशरी भी इसमें इंटरवीन कर रही है, तो वो माहौल से दुनिया को मुझे लगता है कुछ बचना चाहिए। और अमरीकी जफर इस्लाम इसमें अपना व्यू दें। जफर इस्लाम जी, जब एक पॉलिसी इस पर बेस्ड होती है, माहौल तो हमने यहाँ पर भी देखा था जब ये इंटॉलरेंस का डिबेट चालू हुआ था, तो मेरे ख्याल माहौल के ऊपर इतनी ज्यादा और कुछ ज्यादा शोर मच रहा है। ये नहीं, ज्यादा शोर की कम शोर वी डोंट नो, बट जफर इस्लाम जी देखिए इसका जो मूलभूत कारण है वही गलत है। ये जो 7 देश हैं, 7 देशों का अमेरिका पर होने वाले हमलों से कोई संबंध नहीं है। इन 7 देशों के किसी नागरिक ने अमेरिका पर कभी कोई हमला नहीं किया, तो ये 7 देशों को अलग से करना, इसका कोई रैंडम वो है। और ये मुस्लिम बैन है या नहीं है, ये हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, उनके अपने लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। रूडी जूलियानी ने खुद बता दिया कि किस तरह से बैन लागू हुआ था। सवाल पूछना है कि देखिए इस पूरे इमिग्रेशन बैन या मुस्लिम बैन या 7 देशों पर बैन, उसे जो कहना है कहे, इस पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बेसिक प्रेमिस या बेसिक सोच इसके पीछे ये है कि जो भी इस देश से आता है उससे खतरा है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो, वहां का एथलीट हो, डॉक्टर हो, बुजुर्ग हो, 4 साल का बच्चा हो, उससे खतरा है। और उस देश में ज्यादातर मुसलमान हैं। तो क्या एक तरह से जो ध्रुवीकरण पूरी दुनिया में दिखता है उसे एक आधार नहीं मिलता? और क्या ये हर मुल्क के लिए डेंजरस नहीं है और भारत के लिए भी इसके इम्प्लीकेशंस है? क्या हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जफर इस्लाम जी, देखिए तमन्ना जी, 2-3 चीजें कहूंगा। पहली चीज के इसको एक धर्म से जोड़ के देखना सही नहीं होगा। ये इस कंट्री में क्रिश्चियन भी रहते होंगे, इस कंट्री में और भी रिलीजियस ग्रुप रहते होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको हम आने देंगे। जोड़ के देख रहे हैं तो आप वो कह रहे हैं हम उनको आने देंगे वाले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको अभी जो है एक चीज जो खतरा है वो है टेररिज्म से। और टेररिज्म को खत्म करने के लिए अगर उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, और उससे उनको इत्मीनान हो जाए कि हाँ ये डिसीजन से हमको जो आगे की जो रणनीति है उनकी टेररिज्म खत्म करने के लिए उसमें उनको कामयाबी मिले, तो शायद मुझे लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी में ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसको किसी धर्म से जोड़ के और उस स्पेक्टिकल से देखना बिल्कुल गलत होगा, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो, किसी धर्म के खिलाफ हो। ये शायद किसी धर्म के किसी भी, मैं मुस्लिम धर्म से बिलीव करता हूं और मुझे ये बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि कोई कंट्री भी किसी धर्म के बेसिस पे किसी को ये करे। हाँ, लेकिन अभी आप ये भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आज अगर टेररिज्म फैला हुआ पूरे दुनिया में तो उसकी वजह है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं और मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, और उसका एपी सेंटर जो है वो पाकिस्तान है और उसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज पाकिस्तान को बैन नहीं किया इन्होंने। नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान ये कह रहे हैं सऊदी अरब को नहीं किया, जो जड़ है उनको तो बैन ही नहीं किया है।
लेकिन ऐसे में अगर उन्होंने अपने देखिए उनका ये इशू है उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट का है, नेशनल सिक्योरिटी का, लेकिन धर्म का नाम इसको नहीं धर्म का नाम नहीं देना। देखिए बहुत सारी चीजें इस वक्त अमेरिका में हो रही हैं। सुनिए एक मिनट, तमन्ना जी मेरी बात पूरी कंप्लीट। सऊदी अरेबिया से भारत का जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी दो चीज, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो फायदा होगा, जो देश के हित में होगा, वही फैसला हम लेंगे। चाहे ट्रंप वहां पर एक्स करे चाहे वाई करे, हमें जो सूट करता है हम उस पर कायम रहेंगे और वही हमारी नीति भी है, होनी चाहिए। इसी पर आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे लिए हमको भी है टू सेफगार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि जो हमें सूट करता है उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन होना चाहिए। ब्रेक के बाद हम आकलन करते हैं कि जो अब तक ट्रंप ने किया है वो हमें सूट कितना करता है और कितना नहीं करता है। ट्रंप से हमें फायदा है या नुकसान, इस पर हम आएंगे कुछ ही देर में। जाएगा नहीं। ट्रंप राज में भारत को फायदा या नुकसान, यह है आज हमारे पोल का सवाल। अपनी राय दीजिए। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा आपसे कुछ ही समय में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अजय बग्गा, आपका व्यू इस बेसिक सवाल पर, क्योंकि कुछ चीजों में अलाइनमेंट नजर आ रही है। पाकिस्तान पर वो दबाव बना रहे हैं, चीन उनसे डरता है। इन दोनों को वो अगर कंट्रोल में रखे तो हमारे लिए अच्छा है। दूसरी तरफ वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, हमारी कंपनियों के लिए और वहां जाने वाले हमारे लोगों के लिए बुरी खबर है। बिल्कुल तमन्ना, बहुत सही बात है। देखिए तीन पहलू रहेंगे इसमें। एक तो इनका जो स्टाइल है वो एक ऐसा स्टाइल है कि ये उछाल देते हैं बॉल और फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर आप ये बैन भी देखिए, सऊदी अरब या जो भी इंपॉर्टेंट इनके रिलेशनशिप्स हैं उनको इन्होंने हाथ नहीं लगाया। बहुत जो वीक कंट्रीज हैं जिनकी कुछ ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है यूएस इकोनॉमी पे, उनको हाथ लगाया। दूसरी बात, इनका जजमेंट, हमने एक एनालिसिस किया है, 37 कंपनीज पे इन्होंने ट्वीट किया 2012 से और के विरुद्ध, और हर कंपनी ने अच्छा किया। एक एग्जांपल देता हूं, फेसबुक का जब आईपीओ आया इन्होंने ट्वीट किया कि क्या कंपनी है, तो बर्बाद है। वो 270% अप है कंपनी आईपीओ के टाइम से। ऐसे ही गूगल पे, अमेजॉन पे कंपनी आप ले लीजिए, कल नॉर्डस्टॉर्म के पीछे पड़े, 4 मिनट तक कंपनी का स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद बंद हुआ है 5%। तो आप क्या इन्वेस्टर को एडवाइस दे रहे हैं कि जिनको ट्रंप टारगेट कीजिए वो कंपनी खरीदें? शायद कॉन्ट्रेरियन हो सकता है, एक फंड बनाया जा सकता है। तीसरी बात यह है जो इनकी पॉलिसी रहती है, जो इनकी पॉलिसी रहती है, आप देखिए इन्होंने कहा साउथ कोरिया, जापान आप न्यूक्लियर जाइए, हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। मैटिस इनके डिफेंस सेक्रेटरी जब गए साउथ कोरिया, बोला हिम्मत रखो हम मिसाइल शील्ड आपको देंगे। सेम वे माइक पेंस, इन्होंने एंजेला मर्केल को बोला आप जाके न्यूक्लियर जर्मन बनाइए, हम नाटो में नहीं रहते। माइक पेंस ने जाके बोला हम आपको सिक्योरिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है ट्रंप की, इस सब केओस में ना तमन्ना क्या हो रहा है, 11 दिन हो गए चाइनीज लूनर न्यू ईयर को, 11 दिन बाद आप उसको चिट्ठी लिखते हैं। अब वो जी जिनपिंग इतना डर के बैठे हैं, बोले मैं फोन पे तभी आऊंगा अगर आप बताएं वो क्या बोलेंगे और हम क्या बोलेंगे, और अगर 10 मिनट की वार्ता है 10 मिनट वो रहेंगे। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की तरह आप पटक देंगे फोन। तो ये एक नया तरीका आ गया है। यही बात, क्योंकि पहले हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा था कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री से इतनी अच्छी बात हुई, ऑस्ट्रेलिया पर तो फोन पटक दिया। लेकिन रतन शारदा जी, ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली बात है, समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि ट्रंप साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। कभी वो अपनी बेटी के लिए ट्वीट कर लेते हैं, कभी उनके बाथरोब पर बड़ा विवाद हो जाता है। क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कंट्रोल में है या नहीं? कौन कंट्रोल में है ये समझ में नहीं आ रहा है। रतन शारदा जी। तमन्ना जी, पर एक छोटी सी बात में भसीन साहब का जवाब दे दूं। वो काफी नाराज थे मेरे साइबर कुली शब्द से, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारी बातें की जो मैं कर चुका था, जिसकी मैं वाहवाही कर चुका था, सारी बातें की। तो विचारों में खास फर्क नहीं है। लेकिन जो लोग आईटी इंडस्ट्री में, मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में, उन्होंने कहा ना इनको पता नहीं है। सर मैं पिछले 1990 से आईटी इंडस्ट्री में हूं, मैं मल्टीनेशनल और लोकल इंडस्ट्री में देख चुका हूं सारा कुछ। ये बात बहस का आपके बारे में बात नहीं है जी, वो सवाल है। अगर हम माओ से बिल्कुल नहीं, एक मिनट, जो माओ के बारे में हम माओ से हमने काम चलाया, हमने जॉइनलाई से काम चलाया, हमने यहाँ पर थैचर से काम चलाया। हर राष्ट्र को अलग अलग तरीके से राजनीतिक से काम चलाना पड़ता है। मतलब ट्रंप को भी संभाल ही लेंगे। ट्रंप आज अनप्रेडिक्टेबल है। जब उनको पता चलेगा उनके बिल जगह जगह रुक रहे हैं,
जब जब उनके बिल जगह जगह रुकेंगे, उनको पता चलेगा कि ये काम करने का तरीका नहीं चलेगा, ही विल स्टार्ट लिसनिंग टू हिज एडवाइजर। वो अपना रुख थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा स्टेबलाइज होंगे। वो जीते उनको कल्पना नहीं थी, राजनीति को कल्पना नहीं था, अमेरिका को कल्पना नहीं थी, तो नेचुरली इट विल टेक अ लिटिल टाइम। वो एक इस बात पे जो रतन शारदा कह रहे हैं, जब उनको पता चलेगा चेक एंड बैलेंसेस में काम करना है, चेक एंड बैलेंसेस वाले पॉइंट पर सुशांत सरीन, जब ट्रंप कैंपेन लड़ रहे थे सब कह रहे थे जब वो जीत कर आएंगे तो वो अलग होंगे, कैंपेन में कोई कुछ और बोलता है, जब गद्दी संभालता है तो कोई कुछ और बोलता है। जिस दिन उनका स्वेरिंग इन हुआ सबने कहा ये तो पहला दिन है, आगे देखिए। अब करीब 3 हफ्ते होने आए हैं, ट्रंप ने एक बात तो साफ कर दिया, जो वो सोचते हैं वो कहते हैं और जो वो कहते हैं वो ये करते हैं। अब वो कितना भी डरावना लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, जो भी लगे, तो ये ऑप्टिमिज्म को तो हमको कम से कम खत्म कर देना चाहिए कि कोई हायर पावर आकर उन पर चेक और बैलेंस रखेगी। नहीं, वो ऑप्टिमिज्म की बात नहीं है, वो रियलिज्म की बात है। ट्रंप जो है वो खुदा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, एक छड़ी घुमाएंगे और सारी दुनिया उनके इशारे पे चलेगी। शायद उनको अभी जैसे बाकी लोगों ने भी कहा, नहीं देखिए, अमेरिका के अंदर एक रेजिस्टेंस है, वो सिर्फ, और वो जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हो रही है वो तो जेएनयू टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक लोग होंगे जो संजीदा लोग होंगे, उनकी अपनी लॉबीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बात हुई कि इतनी सारी कंपनियां हैं और उनकी इतनी रिजर्वेशंस हैं इन पॉलिसीज से, वो अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के ऊपर असरअंदाज होंगी, उसका एक असर पड़ेगा। अमेरिका के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका असर पड़ेगा। बिजनेस लॉबीज जो है उनका काफी असर होता है। तो मेरे ख्याल वो एक रियलिज्म की बात है, क्योंकि आप जब विपक्ष में होते हैं या आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, आपके पास दुनिया के सारे आंसर्स होते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं, अगर आप कोई हिमाकत करते हैं तो उसका आपको खामियाजा भी भरना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम एक और है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो लोग आंकलन करते हैं, अक्सर हम हाफ फैक्ट्स और ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स के ऊपर करते हैं। जैसे कि अभी ये बात हुई कि वीजाज रोक दिए गए, 7 देशों के रोके गए, उन 7 देशों में सबसे ज्यादा उथल पुथल है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि हम ये अपने एनालिसिस से बात को बाहर निकाल देते हैं कि पाकिस्तान जितना मर्जी बड़ा हमारे लिए दहशतगर्द मुल्क हो, जब अमेरिका का मामला आता है तो तमाम पाकिस्तान अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है लोगों के आने जाने की, अमेरिका वो तमाम खोल करके पहले से देता है अमेरिका को। सऊदी अरेबिया भी यही करता है और अफगानिस्तान भी यही करता है। अलग रिश्ता है। वो इंटरवेंशन अमेरिका की वहां पर है, वो यमन में नहीं है, वो सोमालिया में नहीं है, वो सूडान में नहीं है। इस बात तो मेरे ख्याल वो हमारे को थोड़ा सेंसिबली चीजों को अगर एनालाइज करें और सिर्फ अमेरिकी जो सेंसिबल एनालिसिस शिवकांत शर्मा जी ऊपर अपना, अच्छा आप कह रहे हैं अमेरिकी प्रोपेगेंडा, जेएनयू टाइप डेमोन्स्ट्रेशन, शिवकांत शर्मा जी, लेकिन क्या हम इस बात को ओवरलुक कर सकते हैं कि उस देश के सबसे बड़े सीईओ, सबसे बड़े कंपनियां चलाने वाले लोग भी इस डेमोन्स्ट्रेशन में जुड़े हुए हैं या इस विरोध में जुड़े हैं? वहां के सबसे बड़े अखबार, वहां के सबसे बड़े सोच रखने वाले लोग भी इसमें हैं। तो अगर हम कहें कि वहां पर 4 लोग एक प्लकार्ड लेकर खड़े हैं, वैसा विरोध तो नहीं तमन्ना, वो यहाँ पर नहीं हुआ था। तमाम आपके जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कंपनी के हेड कौन से बोले थे, कविताएं लिखते थे, नहीं आई डोंट नो इफ द कंपैरिजन इज राइट। शिवकांत शर्मा जी, वो हमने यहाँ पर नहीं देखा था। तमाम यूनिवर्सिटी का विरोध प्रदर्शन नहीं है, शुरू कर दिया था। ये व्यापक विरोध प्रदर्शन है, न्यायपालिका में व्यापक विरोध हो रहा है। देखिए सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह है, कांग्रेस उनके जेब में है क्योंकि दोनों जगह रिपब्लिकन बहुमत है। सरकार क्योंकि वो हैंडपिक्ड उनकी होती है तो वो उनके जेब में है। बची न्यायपालिका, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात हो रही थी, और प्रेस को वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हर बात पे कहते हैं कि तो फर्जी खबर है, फर्जी न्यूज है। तो प्रेस को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, न्यायपालिका को आप डरा धमका रहे हैं, जज को कह रहे हैं कि रिडिकुलस है, पता नहीं क्या क्या जज को बोल रहे हैं। उसके बाद अपील कोर्ट में जाते हैं तो उनको डराते धमकाते, यहां तक कहते हैं कि अगर इसके बाद कुछ उल्टा सीधा होगा तो आप जज को ब्लेम करना। तो ये सब न्यायपालिका को अंडरमाइन कर, तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस है उसको खत्म करने की कोशिश है। वो तो एक शहनशाह की तरह से, वो एक सीईओ की तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह उनका दिमाग चलता है। ये ट्वीट जो उनकी नीति है वो भी उसका एक हिस्सा है। ये रियलिटी टेलीविजन नहीं है, ये देश है।
लेकिन वो रियलिटी टेलीविजन की तरह से ही चल रहा है, जैसे वहां ट्वीट कर। लेकिन इस बात पर काटजू जी आना चाहते हैं। जी काटजू जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप की शैली या उनकी टिप्पणियों में कोई बदलाव आएगा, लेकिन जो ठोस अमरीकी नीति है वो वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो चलाएंगे, और उसके कुछ उदाहरण अभी हम देख सकते हैं। अब यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में अभी चंद रोज हुए, रूस के निस्बत जो अमरीकी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव निकी हेली ने बयान दिया, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल बयान था अमरीका का, जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के जमाने में भी होता था। तो ट्रंप एक तरह पुतिन से बगलगिरी करने कह रहे हैं, पुतिन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब नीति की बात आई, यूक्रेन में जो मामला हो रहा है, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल नीति अपनाई गई। इसी तरह जो ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं, तो अमरीकी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो मिसाइल टेस्ट के बाद, ईरान के मिसाइल टेस्ट के बाद, वो वही सैंक्शंस हैं जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी लगाती। तो हमें इस आगे चल के देखना है कि अमरीकी नीति क्या है, उसको वो शायद ट्रंप के बारे में सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि चाहे आप उनका विरोध करें या समर्थन करें, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक नेता है जिन्होंने जो वादे किए उनको वो कर रहे हैं, और इसी से सब लोग सरप्राइज है। 62% लोग हमारे पोल में कह रहे हैं कि ट्रंप के राज में भारत को फायदा होगा। अंत में बस एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो ट्रंप को हीरो समझते हैं और जो ट्रंप को जीरो समझते हैं, भारत में भी बहुत बटी भी रहा है, वो याद करें कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति तो श्री प्रणब मुखर्जी हैं, और इसमें ज्यादा हम इतने इनग्रॉस ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।